हेलो, वेलकम टू ऑल। आप सभी लोगों का स्वागत है एस गुरु एकेडमी पर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हमारा क्या आज का जो नया टॉपिक है वो है हमारा क्या, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। क्या है? सेल का आंतरिक प्रतिरोध। सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? तो देखो, जैसे हमारा क्या होता है, जैसे तार है, ये मेरा तार है, इसके सिरों पर हमने क्या किया, एक सेल जोड़ दी। ठीक है, सेल जोड़ने पर क्या होगा, इसमें धारा बहने लगेगी। तो धारा तो बहती है, लेकिन क्या है, धारा क्या होती है, तार में क्या बहेगी हमारी, जैसे सपोज सेल हमारी ये बनी है, ठीक है, यहाँ पर स्मॉल आर, ठीक है। तो क्या है, हमारी धारा तो वही है। अब क्या है, यहाँ पर देखो, तार क्या करेगा, धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करेगा। कहने का मतलब क्या है, प्रतिरोध उत्पन्न करेगा। जब धारा बहेगी, तार ये सोचेगा उसकी जो धारा है वो रुक जाए, रुकावट पैदा करेगा, रोकेगा, उसे बहने नहीं देगा, तो उसे ही प्रतिरोध कहा जाता है। यानी क्या है, किसी के मार्ग में अवरोध, वही हमारा क्या होता है, प्रतिरोध। ठीक है, यानी मार्ग में अवरोध ही क्या होता है, प्रतिरोध। ठीक है, यहाँ पर अब क्या है, ये अब यहाँ पर क्या है, हमने तार को सेल से जोड़ा, तो हमारा क्या हुआ, ये तार है, धारा के मार्ग में अवरोध लगाने लगा, प्रतिरोध लगाने लगा, कहने का मतलब। और क्या हुआ, अब इसी प्रकार से हम क्या, सेल के भीतर की बात करें, तो सेल के भीतर क्या होता है, प्लेटें होती हैं। अगर हम क्या करें, प्लेट की बात करें, और उसमें क्या होता है, घोल होता है। तो घोल तो क्या है हमारा, जैसे जिस प्रकार तार धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, ठीक उसी प्रकार से क्या होता है, जो सेल के भीतर घोल होता है वो भी क्या होता है, धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। वही अवरोध क्या कहलाता है, हमारा सेल का आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक क्यों लगाया गया, क्योंकि ये सेल के अंदर भरा हुआ होता है घोल, इसलिए इसे क्या है, आंतरिक बात कही गई है। तो क्या है हमारा पॉइंट, सीधा सा ये है, वो हम बता दे रहे हैं, तार या धातु कुछ भी हो, धारा जिसमें बह रही है, तो वो क्या होगा हमारा, वही धातु का तार जैसे मान लें, तो तार धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, जिसे क्या कहते हैं, हम प्रतिरोध कहते हैं। उसी प्रकार से सेल के भीतर सेल का जो घोल होता है, प्लेटों के बीच भरा होता है घोल, तो वो घोल क्या करता है, हमारे धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। तो वही अवरोध क्या कहलाता है, हमारा सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। अब सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो किन किन बातों पे निर्भर करता है, वो देखो। तो क्या है हमारा फर्स्ट पॉइंट, सेलों के जो बीच की दूरी होगी, जैसे क्या है, एक सेल ये लगी है, दूसरी सेल ये लगी है, तीसरी सेल ये लगी है, तो क्या है, इनके बीच की दूरी क्या है, तो इनके बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब क्या है, दूरी के, उनकी जो दूरी होगी सेलों के बीच की, उनके दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा पॉइंट, अब ये है, जैसे सपोज सेल में अब कितना तुम्हारा यहाँ पर घोल भरा है, कितना घोल भरा है, वो कितनी डूबी हुई है प्लेटें, डूबी कितनी हुई है, तो डूबी हुई प्लेटों के क्षेत्रफल पर, क्या, डूबी हुई प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। ठीक। दूसरा, इस घोल के अंदर जो घोल है, तो घोल की सांद्रता पर निर्भर करता है। यानी क्या है, सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है, सांद्रता पर निर्भर करता है, सांद्रता के अनुक्रमानुपाती, किसके, घोल के। ठीक। नेक्स्ट क्या होता है, जो हमारी प्लेटें हैं वो, और जो वैद्युत अपघट्य है इसकी प्रकृति पर, किसकी, प्लेटों और क्या, अपघट्य की। वैद्युत अपघट्य भी लिया था, कल बताया था मैंने। अपघट्य क्या होता है, प्लेटें क्या होती हैं, हमारी धातु की छड़ें होती हैं, ठीक है, वो सब बता चुके हैं। नहीं देखा है तो पीछे वाले लेक्चर को देख सकते हो। तो क्या है हमारा सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सीधी सी बात है, क्या, घोल द्वारा उत्पन्न अवरोध ही क्या है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। किस किस बात पर निर्भर कर रहा है, प्लेटों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है, और घोल में जितनी
प्लेट डूबी होती है उनके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, और क्या है हमारा जो प्रकृति, यानी क्या है, जो हमारी प्लेटें हैं और वैद्युत अपघट्य है उनकी प्रकृति पर निर्भर करता है और वैद्युत अपघट्य की सांद्रता पर निर्भर करता है। ठीक है, तो क्या है हमारा, लिख लेते हैं यहाँ पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल के भीतर घोल द्वारा धारा के प्रवाह में उत्पन्न अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ठीक, क्या हुआ हमारा, सेल के भीतर घोल द्वारा धारा के मार्ग या प्रवाह में उत्पन्न अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। यह किन किन बातों पर निर्भर करता है, नंबर फर्स्ट यानी यह निम्न बातों पर निर्भर करता है। किन किन बातों पर निर्भर करता है, नंबर फर्स्ट, जैसे फर्स्ट प्लेटों व अपघट्य, कैसे भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं, पॉइंट यही होगा। ठीक है, प्लेटों व अपघट्य की प्रकृति पर यानी जो हमारी प्लेटें और वैद्युत अपघट्य है वो उनकी प्रकृति यानी प्लेटें किस धातु की बनी है उनकी प्रकृति पर, अपघट्य हमारा क्या है, अम्लीय है, क्षारीय है, कैसा है, उस पर निर्भर करेगा। नंबर 2 क्या है, प्लेटों के बीच की दूरी पर, प्लेटों के बीच की दूरी पर यानी क्या है, उसके कैसा होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है, दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है, लिख लो चाहो, अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक, थर्ड पॉइंट क्या था हमारा, डूबी हुई प्लेटों के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, डूबी हुई प्लेटों के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, यानी जितनी क्षेत्रफल वो डूबी होंगी हमारी घोल में उनके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। थर्ड पॉइंट, वो फोर्थ पॉइंट क्या बचा हमारा, अपघट्य, ये हो गया। अच्छा, अपघट्य की सांद्रता पर, अपघट्य की सांद्रता पर, ठीक है, ये भी निर्भर करता है, यानी बढ़ने पर बढ़ता है, घटने पर ये भी घट जाता है। तो क्या हमारा घोल द्वारा, और वो भी सेल के भीतर की बात होगी, घोल द्वारा उत्पन्न अवरोध क्या है हमारा, आंतरिक प्रतिरोध है, किन बातों पर निर्भर कर रहा है, वैद्युत अपघट्य की प्रकृति पर, प्लेटों की पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, प्लेटों के बीच की दूरी पर निर्भर करता है, और कितनी क्षेत्रफल में वो घोल में डूबी हुई है उन पर निर्भर करता है। ये हो गया। ठीक है, अब क्या है हमारा, अब एक छोटा सा पॉइंट है हमारा क्या, टर्मिनल विभवांतर, एक छोटा सा पॉइंट है टर्मिनल विभवांतर। हमारा है टर्मिनल विभवांतर। ठीक है, तो टर्मिनल विभवांतर जैसा विभवांतर है वैसा ही टर्मिनल विभवांतर है, बस थोड़ी सी डेफिनेशन अलग हो जाएगी इसकी। क्या, दो बिंदुओं के बीच
एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य उन बिंदुओं के बीच टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। क्या है हमारा? दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित करने में जो कार्य किया जाता है वही क्या होता है हमारा? उन बिंदुओं के बीच टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब क्या है यहां से, अगर हम क्या किसी परिपथ में, मान लो किसी परिपथ में Q आवेश प्रवाहित करने में या किसी परिपथ में Q आवेश प्रवाहित करने में किया गया कार्य W हो तो उन बिंदुओं के बीच टर्मिनल विभवांतर B क्या हो जाएगा हमारा? W/Q। Q माना हमने आवेश इसलिए। ठीक है, अब यहाँ विभवांतर है तो अब मानने के लिए कुछ भी मान सकते, तो मैंने ऐसे लिख दिया है। क्या है? किसी परिपथ में Q आवेश प्रवाहित करने में किया गया कार्य क्या हो हमारा? W हो तो उन बिंदुओं के बीच वो टर्मिनल विभवांतर क्या बन जाएगा हमारा? B बराबर W/Q। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब क्या है, ये तो बस ऐसी डेफिनेशन थी। अब मेन है, अब क्या है देखो, हमारे टर्मिनल विभवांतर हमने पढ़ लिया, सेल का आंतरिक प्रतिरोध पढ़ लिया और सेल का विद्युत वाहक बल पहले ही पढ़ चुके हैं। अगर सेल का विद्युत वाहक बल का टॉपिक नहीं पढ़ा है तो तुम पीछे वाले वीडियो में देख सकते हो। ठीक है, तो क्या अब हमारा जो टॉपिक है वो क्या है हमारा? तो देखो क्या है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कॉमा टर्मिनल विभवांतर व किसमें? सेल के विद्युत वाहक बल में संबंध, इनमें हमें संबंध निकालना है। ठीक है, संबंध निकालना है तो अब हम संबंध निकालेंगे। तो देखो हम एक सेल बना लेते हैं, जैसे ये हमारी सेल बन गई। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, अब देखो सेल है हमारी, ये इसका क्या है, ये देखो ये सेल है टोटल। इसके बाहर क्या किया हमने? एक कुंजी लगाई है, एक बाहर प्रतिरोध R लगाया है, अमीटर लगाया है। अमीटर का मतलब क्या होता है? धारा को मापना। वोल्ट मीटर का क्या होता है? हमारे वोल्टेज को नापना। ठीक है, यानी विभवांतर को नापना। तो अब हम क्या कर रहे हैं, एक सेल है जिसमें हमारी क्या है, I धारा प्रवाहित हो रही है। इसमें एक वोल्ट मीटर लगा है, एक आंतरिक प्रतिरोध R लगा है। ये रहा हमारा आंतरिक प्रतिरोध R। ठीक है, एक वोल्ट मीटर। तो क्या हमने माना अब देखो ये तो सेल है, तो माना Q आवेश प्रवाहित करने में सेल द्वारा किया गया
किया गया कार्य, सेल द्वारा कितना कार्य किया जाएगा। तो देखो हमारा कल जो विद्युत वाहक बल का सूत्र आया था वो आया था V बराबर W/Q। ठीक है, हमने Q आवेश प्रवाहित मान लिया। ठीक है, तो क्या है हमारा, अब क्या है यहां से हमारा अगर कार्य निकालें तो W बराबर क्या हो जाएगा हमारा EQ हो जाएगा, EQ हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हुआ। अब क्या है हमारा एक सूत्र होता है Q बराबर IT, क्या होता है Q बराबर IT। ठीक है, तो हमने क्या किया, Q आवेश प्रवाहित हो रहा है, माना T समय या T सेकेंड में प्रवाहित धारा I हो तो क्या हो जाएगा हमारा Q बराबर IT। तो क्या हो जाएगा हमारा Q बराबर IT। तो हमने Q के जगह यहाँ पे रख दिया, तो W बराबर क्या आ गया हमारा E जैसे का वैसा ये आ गया हमारा IT, समीकरण 1 बन गया। ठीक है, यानी क्या एक सेल मान ली, इसमें क्या किया हमने, एक आवेश T समय में जो प्रवाहित होता है ये भी T समय में ही प्रवाहित होता है। तो हमने क्या मान लिया, किया गया कार्य कितना हो गया ये, और क्या है हमारा T समय के लिए धारा I प्रवाहित हो रही है, तो हमारे Q बराबर क्या हो गया IT हो गया, ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये हो गया। अब क्या है यहाँ से, अब देखो यहाँ पर हमारा बाह्य प्रतिरोध क्या लगा है, इसमें वो कैपिटल R लगा है, कैपिटल R लगा है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यानी क्या है कैपिटल R में कैपिटल R की बात होगी, यानी कैपिटल R की बात होगी, तो क्या होगा हमारा, ये सेल के बाहर लगा है, तो माना बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R के सिरों पर विभवांतर क्या हो, V हो, तो अब क्या है यहां पर, यानी सेल के बाहर कितना कार्य करना पड़ेगा, तो सेल के बाहर किया गया कार्य, ठीक है। तो सेल के बाहर कितना कार्य होगा, क्योंकि ये बाहर लगा ये अंदर लगा है, तो सेल के बाहर कितना कार्य होगा, तो हमने क्या किया W यहाँ पर हमने क्या बना लिया, EXT बना लिया, यानी एक्सटर्नल बाहर वाले के लिए। ठीक है, तो बराबर, तो क्या हो जाएगा बिल्कुल वही हमारा। अब देखो यहाँ पर सूत्र क्या बना हमारा, E यानी VQ बनेगा, लेकिन क्या है B का मान, आवेश तो वही जा रहा है भाई, आवेश वही है, धारा वही है, समय भी वही लग रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा Q का मान भी क्या आ जाएगा हमारा IT ही आएगा, इसलिए क्या हो जाएगा VIT हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल यहां से। अब क्या होगा, ये हो गया। अब देखो, अब सेल के अंदर हमारा क्या आंतरिक प्रतिरोध लगा है, सेल के अंदर आंतरिक प्रतिरोध है। अब सेल के भीतर आंतरिक प्रतिरोध R के कारण एक विभव पतन होगा। जो विभव पतन होगा इसे डैश मान लेते हैं, V बराबर क्या हो जाएगा हमारा IR, यानी इसके अंदर की बात, इस R के कारण एक विभव पतन हो जाएगा, वो क्या बनेगा हमारा V बराबर IR। ठीक है, अब क्या हुआ हमारा, तो सेल के भीतर कार्य कितना होगा, सेल के भीतर किया गया कार्य, तो सेल के भीतर किया गया कार्य कितना होगा, किया गया कार्य, तो यहां पर भी क्या किया W, अब यहां पर क्या INT लगा लो, क्योंकि इंटरनल अंदर की बात हो रही है। तो क्या हुआ हमारा यहां से, तो देखो हमारा क्या है, देखो Q आवेश तो वही है, लेकिन हमारा ये क्या बना हमारा V डैश बना, आवेश नहीं बदला, आवेश यहाँ भी वही था, यहाँ भी आवेश वही था, यहाँ भी वही था। अब Q बराबर IT, T समय लग रहा है, धारा वही बह रही है, धारा में कोई चेंज नहीं हुआ, तो क्या है B बराबर ये क्या हो गया IR,
और यहां से क्या हो गया IT, तो ये क्या बन गया हमारा I²RT। ठीक है। अच्छा ये समीकरण 2 पड़ गया, अभी डाला नहीं था, 3 पड़ गया। अब क्या है यहां से, तो देखो ये हो गया, यानी क्या है, सेल द्वारा कितनी ऊर्जा दी जा रही है वो हमारी ये रही, सेल कितनी ऊर्जा दे रही है। ठीक है, सेल द्वारा कितनी ऊर्जा दी जा रही है वो तो ये आ गई। अब उसकी जो ऊर्जा है वो बाहर इतनी है और सेल के अंदर कितनी है, इतनी है। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है, ऊर्जा का नाश नहीं होता, एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाती है। तो हम वही पॉइंट लगाएंगे, तो क्या है हमारा ऊर्जा संरक्षण नियम आएगा। कहने का मतलब जो ऊर्जा ये दे रही होगी सेल, वो क्या है, कुछ तो बाहर जा रही होगी, कुछ अंदर होगी, यानी होगी तो बाहर, ये तो है नहीं कि वो खत्म हो गई बिल्कुल। ठीक है, तो क्या है हमारा सेल के अंदर और बाहर ऊर्जा संरक्षण नियम से क्या हो जाएगा, जो हमारी सेल कुल ऊर्जा दे रही है वो क्या हो जाएगा, यहां पर हम लिख दे रहे हैं, ऊर्जा संरक्षण नियम से क्या बनेगा हमारा, W बराबर हो जाएगा WEXT प्लस WINT। क्यों, क्योंकि इसी की तो ऊर्जा दोनों जगह है, यानी इसने टोटल तो अपनी ऊर्जा दी, लेकिन इसकी कुछ ऊर्जा यहाँ पर है, इसमें आ गई, कुछ यहाँ पर है, तो टोटल ऊर्जा कितनी हुई, यहाँ पर प्लस यहाँ पर। ठीक है, तो क्या हुआ हमारा EX, इसका मान कितना आया, तो EIT, और यहाँ पर EXT का मान कितना है, VIT, और यहाँ पर क्या है I²RT। अब दोनों जगह से क्या कॉमन है हमारा, IT कॉमन है, तो IT कॉमन ले लो, IT कॉमन हुआ, यहां से हो गया V माइनस का IR, IR ये हो गया, IT से IT कैंसिल, तो E बराबर क्या आ गया हमारा, B माइनस का IR, वो सॉरी B प्लस IR, तो V बराबर क्या हो गया, E माइनस IR। इसका मतलब क्या हुआ, ये आ गया हमारा सूत्र। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ है, जो हमारा टर्मिनल विभवांतर है वो सेल के विद्युत वाहक बल से कम है। क्यों, क्योंकि यहां पर क्या है, माइनस चिन्ह इसका, और ये क्यों कम है, क्योंकि यहां पर हमारा इस R में यहां पर क्या हो रहा है, हमारा विभव पतन हो रहा है। इसलिए अगर ये विभव पतन ना हो तो क्या हो जाएगा, हमारा सेल का जो विद्युत, सेल का टर्मिनल विभवांतर है परिपथ, सेल इसका परिपथ का, वो क्या हो जाएगा हमारा विद्युत वाहक बल के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब अर्थ क्या निकला हमारा, यहां से हम चलो ऊपर लिखते हैं, तो क्या है, अतः सेल का टर्मिनल विभवांतर अब देखो क्या है, यानी ये क्या है, ये हो गया। अब देखो यहां पर क्या है हमारा, यानी प्लेटों के बीच, या ऐसे लिख लो, क्या हमारी निरावेशन की स्थिति में, निरावेशन का मतलब ये है, शैली तो धारा दे रही थी, इसलिए वो निरावेशित आवेशित हो नहीं रही है, वो अपना आवेश दे रही है, इसलिए निरावेशन बोला जाता है। जब देखो जब वो धारा दे रही होगी तो क्या होगा हमारा निरावेशन, जब वो धारा लेगी तो आवेशन। कहने का मतलब क्या है, जब हम सेल को बाहरी स्रोत से आवेशित करेंगे तो आवेशन, क्योंकि हम उसे क्या आवेश देंगे, यहाँ वो आवेश अपना दे रही है, यानी धारा दे रही है, किसी दूसरे को दे रही है, इसलिए वो निरावेशन है। निरावेशन की स्थिति में प्लेटों के बीच टर्मिनल
विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल से कम होता है, कम होता है। ठीक है, यानी क्या, निरावेशन की स्थिति में टर्मिनल विभवांतर होता है सेल के विद्युत वाहक बल से कम होता है। अब इसका मतलब क्या होगा, ये हो गया। अगर सपोज करो सेल में हमारी जो धारा बह रही थी, सेल में धारा बह रही थी, तो वो क्या है, हम क्या करें, सेल को खुले परिपथ पे मान लें, सेल को खुले परिपथ पर मान लें, तो धारा का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यदि I बराबर 0, यानी सेल क्या हो, खुले परिपथ पर, सेल खुले परिपथ पर हो, खुले परिपथ पर हो, तो क्या हो जाएगा हमारा B बराबर क्या बन जाएगा, E बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा, सेल अगर खुले परिपथ पर है तो क्या हमारा B बराबर E हो जाएगा। कहने का मतलब क्या हो जाएगा, फिर प्लेटों के बीच जो टर्मिनल विभवांतर है, प्लेटों के बीच टर्मिनल विभवांतर है, वो क्या हो जाएगा हमारा, सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब क्या है ये, अब अगर हमारा जो बाहरी प्रतिरोध कैपिटल R लगा था, बाहरी प्रतिरोध हमारा यहाँ पर कैपिटल R लगा था, और इधर हमारा अमीटर था, इधर एक कुंजी थी। ठीक है, तो हम क्या किया, इसके सिरों पर विभवांतर हम क्या मान लें, B मान लें। क्या, प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर B, प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर B हो तो क्या होता है, B बराबर क्या होता है हमारा, IR होता है, B बराबर IR होता है। अब क्या किया, यहां से इस वाले समीकरण से स्मॉल r का मान निकाला हमने, तो देखो स्मॉल r का मान क्या निकल आएगा हमारा, ये आ जाएगा IR बराबर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से IR यहाँ गया, E माइनस का B हो जाएगा, और R बराबर आ जाएगा E माइनस का B अपॉन I। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब यहाँ से क्या करना है, यहाँ से I का मान निकालो और यहाँ रख दो, तो I बराबर क्या, B अपॉन R हो जाएगा, तो ये E माइनस, और ये हो गया B अपॉन R, तो R ये रहा। अब क्या किया, ये ऊपर पहुंच जाएगा। अब इसे क्या किया हमने, अलग कर दिया ऐसे, तो देखो E अपॉन B माइनस का ये हो जाएगा 1, क्योंकि B अपॉन B 1 हो जाएगा। ये एक सूत्र हो गया। क्या आ गया हमारा, R बराबर ये आ गया हमारा। ठीक है, तो क्या हमारा ये एक बन गया सूत्र। ठीक है, अब क्या है, यहां से एक तो ये सूत्र आ गया इसके कारण। अब क्या है हमारा, अब यहां से देखो हमारा B बराबर IR तो है ही, B बराबर IR है ही। अब इसी B बराबर IR को यहाँ पर दोबारा रखा B की जगह, तो B की जगह रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो IR बराबर E माइनस IR, ये हो गया। ठीक है, तो क्या हुआ हमारा, ये हो गया। अब यहाँ से क्या किया हमने, यहाँ किया, तो यहाँ से हमें I का मान निकालना है, तो IR प्लस का IR बराबर हो गया E। यहाँ से हमने क्या किया, I कॉमन लिया, तो ये हो गया हमारा R प्लस R बराबर हो गया E। यहाँ से I का जो मान आया है वो ये आया है। इसका मतलब क्या है, सेल द्वारा दी गई ऊर्जा होती है वो कहां से प्राप्त होती है, सेल के विद्युत वाहक बल तथा उसके कुल प्रतिरोध के अनुपात से प्राप्त होती है। क्या है हमारा, यहां से क्या अर्थ निकल रहा है हमारा, यानी सेल द्वारा जो धारा दी जा रही है, यानी सेल निरावेशित हो रही है, वो क्या होगी हमारी, जो धारा हमें प्राप्त हो रही है, तो वो धारा कहने का हमें प्राप्त हो रही है लेकिन वो दे रही है। ठीक है, और परिपथ में बह रही है, तो सेल द्वारा दी गई धारा सेल के विद्युत वाहक बल तथा सेल के कुल प्रतिरोध के अनुपात से प्राप्त होती है। ठीक है, क्या है, सेल द्वारा दी गई धारा सेल के कुल विद्युत वाहक बल तथा कुल प्रतिरोध के अनुपात से प्राप्त होती है। ये किस कंडीशन में थी, ये कंडीशन में थी हमारी कब, जब हमारी सेल क्या हो रही है, निरावेशित हो रही है। ये अभी भी लिखा है निरावेशित,
ठीक है। अगर हम क्या करें, अगर हम आवेशन की स्थिति कर दें, यानी क्या है, सेल को आवेशित कर दें, ठीक है। अभी तक क्या था हमारा, अमीटर वोल्टमीटर लगा था, जहां पर हमारा अमीटर प्रतिरोध और वोल्टमीटर लगा, यहां पर क्या करते हैं हम, एक स्रोत लगाते हैं। कहने का मतलब क्या है, जैसे यहां पर ऐसे मान लो, जैसे ये है हमारी सेल, ठीक है। यहां पर हमने क्या, कोई बाह्य स्रोत लगा दिया, ठीक है। और क्या, अब ये क्या करेगी, ये E है, ये R है। अब क्या है हमारा, अब अगर ये होगी तो ये क्या है, स्रोत को ऊर्जा देगा। अब ये स्रोत ऊर्जा देगा क्योंकि स्रोत उसे चार्ज करेगा जाके। जब उसे स्रोत चार्ज करेगा जाके तो यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा ये B बराबर अभी क्या है, निरावेशन की स्थिति में ये है। जब आवेशित करते हैं तो यहाँ पर क्या बन जाता है हमारा, प्लस बन जाता है। इसका मतलब क्या होता है, प्लेटों के बीच टर्मिनल विभवांतर होता है, वो सेल के विद्युत वाहक बल से ज्यादा हो जाता है। यहाँ कम होता है और यहाँ ज्यादा हो जाता है। कब, जब हम आवेश करते हैं, सेल को आवेशित करते हैं। अभी निरावेशित हो रहा है तब ये आता है, तब यानी टर्मिनल विभवांतर कम होता है। जब आवेशित करते हैं उसे तो बढ़ जाता है। ठीक है, ये हुआ आज का क्या, हाँ आज का टॉपिक इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट करेंगे कल। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय।